जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में कंकाल तंत्र को पूरा कर लिया था, बहुत ही अच्छे से कंकाल तंत्र को पढ़ा था। दोस्तों ये वीडियो मैं बेसिकली आरआरबी ग्रुप डी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसे आप पटवारी में के लिए कर सकते हो। बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक बताऊंगा दोस्तों आपको एक एक चीज़ें। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बैंक वहाँ तक कि बैंक में भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, इस क्लासों को पढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है और उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम भोजन खाते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे अच्छे पदार्थों का निर्माण होता है और बहुत सारे बुरे पदार्थों का निर्माण भी होता है। तो हम जो अच्छे पदार्थों का निर्माण होता है, जो अच्छे पदार्थ होते हैं दोस्तों, उन्हें तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें तो हम अवशोषित कर लेते हैं। और दोस्तों जो बुरे पदार्थ होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम शरीर से किसी न किसी रूप से बाहर निकाल देते हैं। इस बात को आप मानते हो? जी हाँ दोस्तों, कि जो खाना खाने के बाद में जो बुरे पदार्थ होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, उन्हें हम शरीर से, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें हम शरीर से किसी न किसी तरीके से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों हानिकारक पदार्थों को शरीर से प्रतिदिन बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम उत्सर्जन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें उत्सर्जन कहा जाता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से प्रतिदिन बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम उत्सर्जन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उत्सर्जन कहा जाता है। दोस्तों उत्सर्जन शब्द से ही एक शब्द बना है उत्सर्ग, और इस उत्सर्ग शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस उत्सर्ग शब्द का मतलब होता है त्याग। त्याग करना। क्या होता है दोस्तों? त्याग करना होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन क्या होता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है दोस्तों। सॉरी, हमारी बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं ना, उन्हें हम नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन्हें हम नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब दोस्तों होता क्या है कि हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन दोस्तों उत्सर्जन के लिए जो हमारी बॉडी में तंत्र या सिस्टम पाया जाता है, उत्सर्जन के लिए जो हमारी बॉडी में तंत्र या सिस्टम पाया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। अब मैं आपको उत्सर्जन तंत्र की अगर एक रूप में भाषा दूं तो वो क्या है कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से प्रतिदिन बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे तो उत्सर्जन कहा जाता है। और उत्सर्जन के लिए हमारी बॉडी में जो तंत्र पाया जाता है दोस्तों, उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है। ये तंत्र क्या करता है, ये सिस्टम क्या करता है दोस्तों, कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ, जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। उन्हें शरीर से बाहर निकालने का उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है दोस्तों। वह तंत्र ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। आया आपको अच्छे से समझ में? अब बात आगे करते हैं। तो ये तो हो गया उत्सर्जन तंत्र दोस्तों। अब आप हेडिंग डाल लीजिए विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग, यानी कौन कौन से ऐसे जंतु हैं, उन जंतुओं के कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनसे वह उत्सर्जन करते हैं, जिनसे वह अपने हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग। क्या डालोगे दोस्तों? विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ मनुष्य की, कि भाई मनुष्य में ऐसा कौन सा उत्सर्जी अंग है, ऐसा कौन सा उत्सर्जन अंग है जिसके द्वारा हम शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य की बॉडी का जो प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है दोस्तों, वो है किडनी, जिसे गुर्दा या वृक्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी को गुर्दा या वृक्क भी कहा जाता है, वृक्क। ठीक है। और दोस्तों होता क्या है कि किडनी जो होती है वो आप सबको पता है कि मूत्र का उत्सर्जन करती है।
किडनी किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों? जो किडनी होती है वो मूत्र का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है? मूत्र का उत्सर्जन करती है। और जो मूत्र में दोस्तों यूरिया पदार्थ होता है, मूत्र में क्या होता है? मूत्र में यूरिया स्थित होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो किडनी होती है वो यूरिया का उत्सर्जन करती है। भाई अगर हम इनडायरेक्ट बात को ना लेकर के डायरेक्ट बात को ले, तो डायरेक्ट बात कहे तो कह सकते हैं कि किडनी यूरिया का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो जो प्रमुख जो उत्सर्जन अंग है दोस्तों मानव में, वो तो हो गया किडनी। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं हम त्वचा की। त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? जो त्वचा होती है दोस्तों वो आपको पता है पसीना का उत्सर्जन करती है। त्वचा किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों? त्वचा पसीना का उत्सर्जन करती है। और पसीना दोस्तों किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? तो दोस्तों पसीना मिलकर बना होता है, एक तो आपने देखा होगा जब भी पसीना आता है तो उसमें खार फूटता है, तो वो नमक होता है। पसीने में क्या उपस्थित होता है? नमक उपस्थित होता है। और नमक के साथ में चिकना चिकना सा पदार्थ होता है, वो तेलीय पदार्थ होते हैं दोस्तों। तो पसीने में पसीना किस किस से मिलकर के बना होता है? पसीना NaCl यानी नमक और ओलीय पदार्थ, ऑयली यानी तेलीय पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो जो त्वचा होती है दोस्तों वो नमक का और तेलीय पदार्थों का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। हमारे शरीर में जो त्वचा, जो हमारी स्किन होती है, हमारे शरीर में जो त्वचा होती है वो नमक और तेलीय पदार्थों का उत्सर्जन करती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तेलीय पदार्थों को कहा जाता है सीबम। तेलीय पदार्थों को क्या कहा जाता है? सीबम कहा जाता है। अब दोस्तों सीबम होता क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, त्वचा में पसीना ग्रंथि होती है। इस पसीना ग्रंथि के साथ में पसीना ग्रंथि के साथ में एक ग्रंथि और पाई जाती है, उसे कहा जाता है सीबेसियस ग्रंथि। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सीबेसियस ग्रंथि कहा जाता है। इस सीबेसियस ग्रंथि से सीबम का त्याग होता है, इस तेलीय पदार्थों का त्याग होता है दोस्तों। इस सीबेसियस ग्रंथि से किसका त्याग होता है? सीबम का त्याग होता है। तो आया आपको समझ में? अब ये जो तेलीय पदार्थ होता है वो पसीना ग्रंथि के साथ में एक ग्रंथि पाई जाती है सीबेसियस। सीबेसियस जो ग्रंथि होती है ये तेलीय पदार्थों का उत्सर्जन करती है। और जो तेलीय पदार्थ होते हैं दोस्तों उस तेलीय पदार्थों को क्या कहा जाता है? सीबम कहा जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेलीय पदार्थों को क्या कहा जाता है? सीबम कहा जाता है। ये भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो सीबेसियस ग्रंथि होती है वो किसका उत्सर्जन करती है? तो सीबेसियस जो ग्रंथि होती है वो किसका उत्सर्जन करती है? सीबम का उत्सर्जन करती है। अब दोस्तों मनुष्य में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है फेफड़े, जिसे लंग्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्या करते हैं? CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं। जो फेफड़े होते हैं वो CO2 का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। नंबर 4 पर बात करता हूँ दोस्तों आहार नाल की। आहार नाल यानी पाचन तंत्र की बात करता हूँ। तो दोस्तों पाचन तंत्र में क्या होता है कि दो पदार्थ होते हैं, एक का नाम होता है विलिवर्डिन और एक का नाम होता है विलिरुबिन। इनका उत्सर्जन करता है। और दो पदार्थ होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंडोल और स्केटोल। अब दोस्तों इंडोल और स्केटोल का अर्थ इनका कार्य क्या है और विलिवर्डिन और विलिरुबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों जो मनुष्य का जो मल होता है, जो मल में जो दुर्गंध आती है ना दोस्तों, वो तो आती है इंडोल और स्केटोल के कारण। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मनुष्य जो कि मल होता है, मल में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो मल में जो दुर्गंध आती है दोस्तों वो आती है इंडोल व स्केटोल के कारण। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मल में जो पीला व हरा रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? जो मल होता है उस मल में जो पीला और जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये दो पदार्थ है विलिवर्डिन और विलिरुबिन, इनके कारण ही दोस्तों मल का पीला व हरा रंग आता है। इन दोनों के कारण ही क्या आता है? मल का पीला व हरा रंग आता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो आहार नाल होता है दोस्तों वो विलिवर्डिन, विलिरुबिन, इंडोल और स्केटोल इनका क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों मनुष्य की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम कीट में। कीटों की बात की जाए तो दोस्तों कीटों में एक बहुत ही फेमस है, एक कीट है कॉकरोच। दोस्तों एक कॉकरोच होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे में इस कॉकरोच से, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। तो अब दोस्तों कीटों की बात करूँ तो जो कीटों में जो प्रमुख उत्सर्जी जो अंग होता है, जितने भी कीट हैं उन सब में जितने भी प्रमुख उत्सर्जी अंग है दोस्तों,
कीटों का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो होता है मेलपीगी नलिका। क्या होता है? मेलपीगी नलिका। अब भाई ये बात यह आती है कि मेलपीगी जो नलिका होती है वो होती क्या है? तो ऐसी नली जो मेल को पी जाए, जो गंदगी को पी जाए दोस्तों, उसे कहा जाता है मेलपीगी नलिका। तो आशा करता हूँ आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है दोस्तों एग्जाम में कि कीटों का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से है। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही आंसर करना है। वो कौन सा करना है? मेलपीगी नलिका। आगे देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर बात करूँ दोस्तों मैं केंचुआ। जो केंचुआ होता है दोस्तों, उसका जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो कौन है दोस्तों? तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो केंचुए का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? नेफ्रिडिया। आजकल क्या है दोस्तों कि जो रेलवे है ना, रेलवे ने मानव को तो छोड़ दिया, मानव से तो क्वेश्चन बहुत कम उठाती है, और जो जितने भी जंतु, जो छोटे मोटे जो जीव जंतु है दोस्तों, उनसे बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछती है। तो आप इनका भी थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है दोस्तों फीताकृमि। फीताकृमि का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है दोस्तों? फीताकृमि के बारे में आपको कभी बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि फीताकृमि का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है दोस्तों वो क्या है? ज्वाला कोशिका है। वो क्या है दोस्तों? ज्वाला कोशिका है। क्या है दोस्तों? ज्वाला कोशिका। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब बात आती है झींगा की। दोस्तों ये जो झींगा है ना, इसके बारे में पिछली बार जब रेलवे की एग्जाम हुई थी आरआरबी एएलपी वाली, उसमें दोस्तों ये पूछा गया था कि झींगा का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो झींगे का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है दोस्तों वो होता है हरित ग्रंथि। कौन सा होता है दोस्तों? हरित ग्रंथि होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करो दोस्तों मैं पक्षी, मछली, उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप, इनका जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है दोस्तों वो कौन होता है? वो होता है किडनी। वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है किडनी। कौन होता है? किडनी। तो आप ध्यान रखना, मछली का, पक्षी का, उभयचर का, स्तनधारियों का और सरीसृप का, इनका जो उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है? मुख्यतः वो होता है किडनी, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों के लिए गोबर की खाद क्यों उपयोगी होती है? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इसका आंसर कि पेड़ पौधों के लिए जो गोबर का खाद होता है वो क्यों उपयोगी होता है। अब पता नहीं बहुत सारे लोगों का क्या आंसर होगा, क्या नहीं आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी तो समझूं कि आंसर क्या है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो जंतु होते हैं ना, जो जंतु होते हैं वो नाइट्रोजन का त्याग करते हैं, क्योंकि जंतुओं में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों वो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। इस कारण दोस्तों वो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। एक एक लाइन को अच्छे से सुनना। तो जंतु क्या करते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन का त्याग करते हैं। और दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजनों का भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन को उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन को खाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो गोबर होता है वो पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करता है। बिल्कुल हाँ दोस्तों करता है। भाई जो गोबर होता है वही तो खाद का काम करता है। क्यों करता है दोस्तों वो? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है। जो जंतु होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन का त्यागते हैं अपने मल के द्वारा। मैंने बताया ना आपको दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले कि जो जंतु होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि दोस्तों पेड़ पौधों के लिए गोबर की जो खाद होती है वो उपयोगी होती है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों सीधी भाषा में याद रखना कि जो जंतु होते हैं वो नाइट्रोजन का तो त्यागते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। दोस्तों यही कारण है कि जो गोबर होता है, जो यही कारण है दोस्तों कि जो गोबर की जो खाद होती है वो पेड़ पौधे के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है, ठीक है। इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी बहुत और। होता क्या है कि जो नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो हमारी बॉडी में कई रूपों में बाहर निकलते हैं। जरूरी थोड़ी ना है दोस्तों कि जो नाइट्रोजन पदार्थ है दोस्तों वो नाइट्रोजन के रूप में ही शरीर से बाहर निकले। किसी और वजह से भी तो, किसी और में परिवर्तन होकर भी तो निकल सकते हैं। तो दोस्तों जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, वो हमारी बॉडी में कई रूपों में बाहर निकलता है। जैसे कि दोस्तों अमोनिया हो गया, अमोनिया के रूप में भी बाहर निकल जाता है, यूरिया के रूप में भी बाहर निकल जाता है,
यूरिक अम्ल के रूप में भी बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस आधार पर जीवों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 रूपों में बांटा गया है, या 3 भागों में 3 प्रकार से बांटा गया है। अब दोस्तों आप हेडिंग लगा लीजिए, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार। और जंतुओं के कितने प्रकार है दोस्तों? जंतुओं के हैं 3 प्रकार, जिनमें से पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? वो देखिए दोस्तों, यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन उठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों, इसलिए एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस रखना दोस्तों। बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी। नंबर 1 पर है दोस्तों अमोनिया उत्सर्जी जंतु। दोस्तों मैं तीनों प्रकार बताने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो या आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जाओ दोस्तों, मैंने बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, और बायोलॉजी में मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है, वो कंकाल तंत्र पढ़ाया है। कंकाल तंत्र की पूरी 5 वीडियो है, जाओ पहले, आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाया है दोस्तों, 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को, जो कोई भाई बंधु है उनको ज़रूर बता देना दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार। दोस्तों जंतुओं के 3 प्रकार होते हैं। अमोनिया उत्सर्जी जंतु नंबर 1 पर, पहला प्रकार क्या है दोस्तों? अमोनिया उत्सर्जी जंतु। इसे दोस्तों अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं के क्या कहा जाता है? अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं को कहा जाता है अमोनोटेलिक। अब बात आती है कि पहला प्रकार जो अमोनिया उत्सर्जी जंतु है वो क्या होता है? तो दोस्तों जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ना, उन्हें हम अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। फिर देखिए दोबारा, जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कहने का मतलब दोस्तों ऐसे जंतु जो अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों को, यानी हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से अमोनिया के रूप में बाहर निकालता हो। आ गया अच्छे से समझ में? अब तो आ गया होगा कि ऐसे जंतु जो हानिकारक पदार्थों को, जो नाइट्रोजनी पदार्थों को अपने शरीर से अमोनिया के रूप में बाहर निकालता हो, अमोनिया के रूप में त्याग करता हो, तो जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जी जंतु। अब आ गया आपको समझ में? वह जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। और जो जंतु दोस्तों अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनका मूत्र क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक जहरीला होता है। कैसा होता है दोस्तों? जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनका मूत्र कैसा होता है? जहरीला होता है। जहरीला क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो अमोनिया होता है ना, वो अमोनिया में विषाक्त या जहरीलापन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो अमोनिया होता है दोस्तों, उस अमोनिया में विषाक्त या जहरीलापन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब जो अमोनिया होता है दोस्तों वो जहरीला होता है। जहरीला होने के कारण दोस्तों जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनका मूत्र जहरीला होता है। आ गया आपको समझ में? अब दोस्तों बात आती है कि इन जंतुओं को पानी की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, उन जंतुओं को पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब दोस्तों क्यों आवश्यकता होती है? इसका रीज़न ये है कि दोस्तों अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आए दोस्तों अब आपको बात को समझ में? पहली बात मैंने क्या बताई थी दोस्तों अमोनिया के बारे में, अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं के बारे में, कि जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों उन्हें हम अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। बेसिकली बात मैंने बताई थी दोस्तों कि जो जंतु हानिकारक पदार्थों के, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं उन्हें हम अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों उनका मूत्र जहरीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अमोनिया में जहरीलापन सर्वाधिक होता है, इस कारण दोस्तों इनका मूत्र सबसे अधिक मात्रा में जहरीला होता है इन तीनों प्रकार में से। ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रकार अभी बताने वाला हूँ। और अब बात आती है कि अमोनिया में जो जहरीलापन सर्वाधिक होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन जंतुओं में पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए दोस्तों हमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों बात आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं इसके
ऐसे कौन कौन से जंतु हैं, उन जंतुओं का नाम भी देख लेते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर आती है उपास्तिल मछली। दोस्तों एग्जाम्पल ध्यान रखना, डायरेक्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट जो उदाहरण है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो अस्तिल मछली होती है दोस्तों, अस्तिल का मतलब होता है दोस्तों ऐसी मछली जिसमें हड्डी पाई जाती है। ऐसी मछली जिसमें हड्डी पाई जाती है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। जैसे कि दोस्तों जलीय जंतु हो गए, ठीक है, जैसे कि जलीय जंतु हो गए। और जलीय उभयचर, दोस्तों उभयचर दो प्रकार का होता है, जो जल में रहता है उन्हें जलीय उभयचर कहा जाता है, और जो स्थल पर रहता है उसे कहा जाता है स्थलीय उभयचर। कहने का मतलब जो जल में सर्वाधिक टाइम बिताता है अपने जीवन काल का, उन्हें जलीय उभयचर कहा जाता है। और जो उभयचर सर्वाधिक स्थल पर अपना जीवन का टाइम गुजारता है, अपने जीवन का समय गुजारता है, उन्हें स्थलीय उभयचर कहा जाता है। तो दोस्तों जो जलीय उभयचर होते हैं वो भी किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों यूरिया उत्सर्जी जंतु। इसे दोस्तों इंग्लिश में यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि दोस्तों जो जंतु हानिकारक पदार्थों को या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से यूरिया के रूप में बाहर निकालता हो, उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, यूरिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूरिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। आ गया दोस्तों कि यूरिया उत्सर्जी जंतु किसे कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो जंतु हानिकारक पदार्थों को या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जो जंतु हानिकारक पदार्थों को या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, यूरिया उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनका मूत्र अमोनिया जो उत्सर्जी जंतु थे दोस्तों उनसे थोड़ा, उनका जो मूत्र होता है वो अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं से थोड़ा कम पतला होता है। तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखना। मैंने क्या बताया अभी दोस्तों, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ना, उनका जो मूत्र होता है वो अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं से थोड़ा कम पतला होता है। दोस्तों आपको लाइन अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्योंकि उन्हें अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं से कम पानी की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल दोस्तों, जो उनका मूत्र कम पतला इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अमोनिया उत्सर्जी जो जंतु होते हैं उनसे कम पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, जो यूरिया उत्सर्जी जंतु है उन्हें। आ गया आपको अच्छी समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले वाली, क्योंकि रीजन क्या है उन्हें कम पानी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए अमोनिया उत्सर्जी जो जंतु है उनकी तुलना में थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होती है। आ गया आपको अच्छे समझ में भाई, जो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए अमोनिया उत्सर्जी जंतु है दोस्तों उनसे कम पानी की आवश्यकता होती है अपन को, ठीक है। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बात बताई। दोस्तों यूरिया उत्सर्जी जंतु होते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है, और जो जंतु हानिकारक पदार्थों के नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है यूरिया के रूप में उन्हें कहा जाता है यूरिया उत्सर्जी जंतु। और दोस्तों जो यूरिया उत्सर्जी जो जंतु होते हैं उनका मूत्र होता है वो अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं से थोड़ा कम पतला होता है। और कम पतला क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं की तुलना में। और इसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में आता है दोस्तों स्तनधारी जो मनुष्य होता है उसे अमोनिया उत्सर्जी जो जंतु होते हैं उनकी तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से उपास्तिल मछली, यानी जो मछली का निर्माण उपास्तियों से हुआ है उसे कहा जाता है उपास्तिल मछली। तो इन्हें दोस्तों इनमें जो उत्सर्जी जो इनका उदाहरण कौन कौन सा, उपास्तिल मछली भी किस में आती है, इसमें ही आती है, यूरिया का उत्सर्जन करती है। ये भी उपास्तिल जो मछली होती है वो किसका उत्सर्जन करती है, यूरिया का उत्सर्जन करती है, ठीक है। और जो स्थलीय उभयचर होते हैं दोस्तों, मैंने बताया कि उभयचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों जलीय उभयचर, एक होता है स्थलीय उभयचर। यानी कि अपने जीवन काल का अधिक समय जो स्थल पर जो जमीन पर बिताए वो होता है स्थलीय उभयचर। तो ये भी किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। आ गया आपको बात समझ में। अब तीसरे पार्ट की बात कर लेता हूं मैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी
जंतु। दोस्तों इन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक। इन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक। अब ये क्या होते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु क्या होते हैं? तो वह जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वह जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों वह जंतु जो हानिकारक पदार्थों को, वह जंतु जो हानिकारक पदार्थों के नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकाले, शरीर से बाहर उनका त्याग करे, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु। आ गया बात आपको समझ में? अब बात आती है दोस्तों कि जो इनका मूत्र होता है वो गाढ़ा या सांद्र होता है। सांद्र दोस्तों गाढ़ा को ही कहा जाता है एक्चुअली में। जो इनका मूत्र होता है वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है। क्यों होता है दोस्तों इनका मूत्र गाढ़ा? क्योंकि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। अमोनो उत्सर्जी जंतुओं से और यूरिया उत्सर्जी जंतुओं से कम पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों इन्हें। इस कारण इनका मूत्र गाढ़ा होता है। अब कम पानी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो यूरिक अम्ल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, अत्यंत कम पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। इस कारण ही इसका मूत्र होता है वो गाढ़ा होता है। जैसे कि पक्षी होते हैं, पक्षी यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। पक्षियों के जो मूत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों? पक्षियों के मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। ठीक है। कीट होते हैं दोस्तों, कीट भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप होते हैं दोस्तों, सरीसृप भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा तीनों चारों चीज़ें। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मेंढक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मेंढक की बात करते हैं। तो मेंढक में दोस्तों जो उत्सर्जन होता है वो अपने शरीर में, अपने जीवन काल के अलग अलग चक्रों में वो तीनों का ही उत्सर्जन करता है मेंढक। अमोनिया का भी करता है दोस्तों अपने जीवन में, यूरिया का भी करता है और यूरिक अम्ल का भी करता है। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा निम्न में से ऐसा कौन सा जंतु है जो इन तीनों का ही, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल तीनों का ही उत्सर्जन करता है? तो वो कौन है? मेंढक है। वो कौन है दोस्तों? मेंढक है। कुछ भी कह सकता है, उभयचर भी कह सकता है, क्योंकि जो मेंढक है वो कौन है? उभयचर है। ठीक है। और दोस्तों जो मेंढक का जो लार्वा होता है वो उसे क्या कहा जाता है? ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो मेंढक का लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है? मेंढक के लार्वे को कहा जाता है दोस्तों टेडपोल। मेंढक के लार्वा को क्या कहा जाता है दोस्तों? टेडपोल कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों दो जंतु और होते हैं, एक का नाम है एस्केरिस और एक का नाम है केंचुआ। दोस्तों ये क्या करता है? ये अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है और यूरिया का भी थोड़े कम मात्रा में उत्सर्जन करता है। लेकिन दोस्तों ये एस्केरिस और जो केंचुआ होता है वो अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। एक अपवाद है दोस्तों, जो मकड़ी होती है ना, इसमें जो उत्सर्जन होता है वो ग्वानिन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? ग्वानिन के रूप में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो मकड़ी में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनको शरीर से बाहर किस रूप में निकालते हैं? ग्वानिन के रूप में निकालती है दोस्तों। कौन? मकड़ी। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ग्वानोटेलिक कहा जाता है, ग्वानिन उत्सर्जी जंतु। ठीक है। तो क्या कहा जाता है? ग्वानोटेलिक कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और दोस्तों अपने दोस्त हैं उनको भी बता दो दोस्तों। ये पार्ट 1 है। अब बाकी जो उत्सर्जन तंत्र में जो बाकी बचा हुआ भाग है दोस्तों उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।